बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। आज हम बात करेंगे सबसे पहले 27वीं आईनी तरमीम को जो 4 जजेस ने चैलेंज कर दिया है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा ये कि इलेक्शन कमीशन ने कल वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को तलब कर लिया है, किस बिना पे तलब किया है और क्या वो जाएंगे और जाके जो उनसे पूछगछ होगी उसका वो जवाब देंगे या नहीं देंगे, इस पर भी बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इमरान खान के बारे में कुछ बात करेंगे, मियां नवाज शरीफ के बारे में भी कुछ बात करेंगे और अलीमा खानम जिनका अक्सर कोई ना कोई बयान सामने आता रहता है इमरान खान से रिलेटेड, उस पर भी बात करेंगे आज हम। और इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसन अयूब साहब। कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह करम। आप बताएं खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम को जो चैलेंज कर लिया है जी 4 जजेस ने, किस किस ने किया और क्यों किया और क्या कहा है चैलेंज करके? बेसिकली वो चैलेंज कहाँ किया? सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में। ठीक है। अब पहला सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या चैलेंज किया, सवाल ये है कि उन्होंने कहाँ चैलेंज किया। 27वीं आईनी तरमीम हो चुकी है जिसमें उन्होंने चैलेंज किया है 27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जबकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी मामलात से खुद को अलग कर चुकी है, आईने पाकिस्तान ने उसको अलग कर दिया है। तो जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बनती है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसको यानी आप ये समझें कि उसमें आईनी मामलात जो है वो उनके लिए नो गो जोन है सुप्रीम कोर्ट के लिए। लेकिन इन्होंने फिर भी चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। अब तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है जो कि पैरेलल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। व्हाट्स द पॉइंट देन? अगर वो कर ही नहीं सकते इसका ये बात अगर मेरे जैसे एक आम से नालायक किस्म के आदमी को इसका इल्म है तो क्या इन मोअज़्ज़िज़ीन को इल्म नहीं है? क्वेश्चन। इनको इल्म है। ये 4 जजेस हैं जिसमें ऑनरेबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस समन रिफत साहिबा। ठीक है। ये 4 जजेस हैं। अच्छा, एक वो जो जज जबरदस्ती के जज बने हुए हैं जो जिनकी LLB की डिग्री जाली है, जाली डिग्री वाले, वो उन्होंने इसमें एप्लीकेंट नहीं बने जी। अच्छा, वो नहीं बने, वो एप्लीकेंट नहीं बने। ये पहले 6 थे, 6 से 5 हुए, 5 से अब 4 हो गए हैं। ठीक है। अब जो 4 जजेस हैं, इनकी जो दरखास्त है, मेरी जो सोर्सेज बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि उन्होंने रिसीव करने से इनकार कर दिया। अच्छा। उन्होंने जवाब दे दिया जी कि ये हमारी डोमेन नहीं है। ठीक है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को ये टका साथ जवाब जो है वो मिल चुका है कि जनाब रो चीखो या पिटो, हमारे से कोई लेने देना नहीं है। तो लिहाजा अब रोएं, चीखें या पिटें। हाँ, लेकिन मेरी बात सुने ना, तो अगर उन्होंने ये चैलेंज फिर इतनी जो तको-दो की और इतना सब कुछ किया, फिर इसका फायदा क्या हुआ? ये तो एंड पे तो कुछ भी ना निकला। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि देखिए 27वीं आईनी तरमीम के जरिए एक तो वफाकी आईनी अदालत बनी, दूसरा जुडिशल कमीशन के पास ये इख्तियार आ गया है कि वो जजेस की कंसेंट के बगैर, हाई कोर्ट के जजेस की कंसेंट के बगैर उन्हें ट्रांसफर कर सकता है। तो अब इनको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट भेज सकता है। तो इनको अब ये प्रॉब्लम ये नजर आ रहा है कि जी ट्रांसफर ना कर दिया जाए। हम इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं, हम इस्लामाबाद से हमें कहीं जो है वो बलूचिस्तान ना भेज दिया जाए, हमें सिंध ना भेज दिया जाए, वहां पर हमें अवाम की खिदमत करनी पड़ेगी। तो अवाम की खिदमत तो फिर जवान की। तो मुझे एक बात बताएं ना, इससे रुक जाएगी इनकी ट्रांसफर क्या? नहीं, ये सब करने से बात ये है कि अब तो ये सीरियस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी कर गए जजेस। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट की जब खिलाफवर्जी की है, अब देखें कोड ऑफ कंडक्ट भी की खिलाफवर्जी की है और आईने पाकिस्तान के ऊपर भी हमला किया है। देखिए, आईने पाकिस्तान के अंदर जो चीज आईन में मुतय्यन है उसके बरक्स आप एक और कोर्ट को जाकर इंस्टिगेट कर रही हैं, वहां पर जो है दरवाजा खटखटा रहे हैं कि आए। देखें, यहां पर तो मामला ये होता है कि अगर ये एक SHO का एरिया है, इसके साथ अगर ओवरलैपिंग एरिया आ जाए। अभी एक पीछे फ्यूनरल थी, मेरी बात हुई CPO रावलपिंडी से, उनका जो है उनके जो SHO साहब की मुझे कॉल आ गई जी कि जी ये फ्यूनरल के लिए काफी सिक्योरिटी इंतजाम थे, हाई प्रोफाइल लोग आ रहे थे। तो वो एरिया ऐसा था कि जो कि ओवरलैपिंग था विद जो पंजाब और इस्लामाबाद का ओवरलैपिंग एरिया था। फिर चेक किया जी कि वो पंजाब नहीं था, वो इस्लामाबाद बनता था, सियाला बनता था। ठीक है। हाँ। तो वो एरिया सियाला बनता था। तो फिर IG इस्लामाबाद से को रिक्वेस्ट करनी पड़ी। फिर वहां से उनकी जो चीफ ऑफ स्टाफ है उनका मुझे कॉल आएगी जी फलां SHO साहब है, वो वहां पर पहुंच चुके हैं, वो ऑलरेडी पहुंचे हुए थे। लेकिन बात ये है कि सिक्योरिटी इंतजाम इस तरह होते हैं, तो जब थाने तेरे मुताद हो सकती हैं तो इन जजेस को मुताद होना चाहिए। ठीक है,
तो ये मामला इस किस्म का है कि सीधा सीधा जो मैं कहूँ बदयांती है जी, मैलिफाइड है। नहीं, बदयांती के अलावा रेलेवेंट नहीं थी ना ये चीजें, मतलब जो चीज सुप्रीम कोर्ट ने करना ही नहीं है काम, तो वो फिर आपको उसको देने की जरूरत क्या है? पुरानी आदत है ना। हाँ, पुरानी जब आईनी तरमीम से पहले, क्योंकि वो ये शायद समझ रहे हैं कि ये आईनी तरमीम क्योंकि दुरुस्त नहीं हुई, जो कि पार्लिमान का इख्तियार है पार्लियामेंट में तरमीम करना, कवानीन बनाना या आइन साजी करना, तो यह आइन में तरमीम करना ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। तो फिर ये इख्तियार को ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंक्रोच करती। अभी जो पीछे फुल कोर्ट का एक इजलास हुआ था, जिस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस अतर मंडला साहब ने रेजिग्नेशन दिए थे, उस दिन ये दोनों जज साहिबान तो नहीं आए, लेकिन जो जज साहिबान आए जिनमें से कुछ ने मुतालबा किया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को टेकअप करना चाहिए, और तो फिर उन्होंने कहा जी कि एक पैगाम जाना चाहिए। अब वो पैगाम के लिए जब ये बात हुई तो फिर जो चीफ जस्टिस जया अफरीदी थे उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम तमाम के तमाम पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट इस्तीफा दे देती है। फिर सब चुप कर गए। फिर उन्होंने जो बात ही बदला ली। फिर उसके बाद उन्हीं जजेस ने जो जुडिशियल कमीशन के जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स थे उनमें तरमीम की, फिर वो चेंज किया सारा कुछ, और अब उसके ऊपर एप्लीकेशन उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स की जो अमेंडमेंट थी वो तरमीम की, उसकी मंजूरी हुई वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जो फुल कोर्ट बैठा। तो बात यह कि फिर अपने दूसरे काम किए, तो फिर 27वीं तरमीम भूल गए थे। फिर तो भूलना ही था ना, जाहिर है, खुद जो बेवकूफी जो कर दी थी वहां पे, इस्तीफे दें। हाँ, नहीं, साइंस तो खैर ये लोग भी इस्तीफे नहीं देंगे, जो बात है वो दे चुके हैं तो हाँ, लेकिन बाकी सब नहीं देंगे इतनी आसानी से। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की थोड़ी सी अगर बात करें तो उन्होंने वजीर आला जो है सोहेल आफरीदी, उसको बुला लिया है कल, और उनको कहा है कि आके अपनी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में बताएं। सो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा होगा? जैसे उन्होंने जो खिलाफ वर्जी की है इंतखाबी अमले के ऊपर, जो उन्होंने उनको धमकियां दी हैं, इस सब के ऊपर बुलाया है ना बेसिकली, तो आपको क्या लग रहा है कि वो जाएंगे? धमकियां भी दी हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये बातें धमकियां किसको साथ खड़ा करके दी हैं? एक अदालती मफरूर को, जिसको अदालत ने 10 साल की इंसादे दहशतगर्दी की अदालत ने सजा सुनाई दी है, उमर अयूब खान। अच्छा, उमर अयूब खान के साथ उमर अयूब को खड़ा करके वहां पर NA 18 का, ये हरिपुर का इलेक्शन है, हरिपुर की उमर अयूब का वो चल रहा है 18 का, तो कल जो उम्मीदवार हैं उनको भी तलब किया इलेक्शन कमीशन ने, जो उनकी अहलिया है उमर अयूब की, और उमर अयूब खान को भी तलब किया है। अच्छा, मैं ये लिख कर देने के लिए तैयार हूं, उमर अयूब कल इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान में पेश नहीं होगा, नहीं आएगा जी। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर जो है कानून है, ये इलाका खैर नहीं है, यहाँ पर गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है वो सजायाफ्ता मुजरिम को खड़ा करके ऐलान करता है, धमकियां लगाता है इंतखाबी अमले को भी, और वो कहता है कि उमर अयूब का मुकाबला अपनी एहलिया से है, और उनकी एहलिया जो है वो उमर अयूब को शिकस्त देंगी। वजह क्या कहना चाह रहे हैं कि जी पहले से उमर अयूब से ज्यादा वोटें दें उमर अयूब की एहलिया को जी। और देखें ये खड़ा करके इस किस्म की बातें कर रहा है, यार तुम चीफ मिनिस्टर हो, ये बैकअप तो रखा हुआ है ना एहलिया का, तो हिसाब था। लेकिन ये उमर अयूब जो कि दहशतगर्दी के केस में वो है, सजायाफ्ता मुजरिम है जैसे आप कहते हैं, तो फिर तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये इलेक्शन करने की, इलेक्शंस में खड़े होने की, उसकी वाइफ और जो भी नहीं वाइफ तो लड़ी है ना, वो तो लड़े ना, वो तो लड़े जी, लेकिन उसका खुद का क्या मकसद है? वो इलेक्शन कैंपेन सारी की उन्होंने, वो तो कर नहीं सकते, उनको गिरफ्तार होना चाहिए था। वही तो मैं कह रही हूं, तो वो गिरफ्तार तो नहीं किया जी। देखिए ना, इलाका खैर बनाया हुआ ना खैबर पख्तूनख्वा को, एक तरफ अदालतों के एहतराम की बात करते हैं कि इमरान इजाजत के बावजूद इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, और भाई अदालत ने जिसको सजा सुना दी है उससे जनाब आप जो है वो उसको प्रोटोकॉल दे रही है कि पुलिस और इंतजामिया। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप ये देख लें कि इमरान खान कौन है। इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती, तो इसलिए नहीं दी जाती कि इमरान खान साहब भी अदालत से सजायाफ्ता मुजरिम है, करप्शन के मुकदमे में 14 साल की उनको सजा हुई है। अब देखें, बात सुने, जो ये एहतजाज होते हैं ना, किसी से अगर मुलाकात ना करने दी जा रही, थाने के बाहर होते हैं कि वो मुलजिम होता है। मुलजिम और मुजरिम में बड़ा फर्क होता है। मुलजिम ये होता है कि अनलेस प्रूवन गिल्टी यू आर इनोसेंट, बट ही इज बीन प्रूवन गिल्टी, जिसको इन लेंथ ट्रायल के बाद अदालत ने सजा सुनाई है। तो ये इशू है सारा। तो इसमें कल तलब कर ली है, उमर अयूब ने नहीं आना, और जो सोहेल आफरीदी जाएगा। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने धमकियों के बाद फौज तलब कर ली है वहां पर इलेक्शन के लिए। 23 को ये नवंबर को ये पोलिंग है,
और वायदे एक यही हल्का ज़मीनी इंतखाबात में जहां पर फौज को तलब करना पड़ा है, क्योंकि हालात ऐसे हैं वहां पे। हालात जारी बात है, चीफ मिनिस्टर धमकियां लगा रहा हो तो वहां पर साफ शफाफ इंतखाबात और वोटर की जान का तहफ़्फ़ुज़ करना कि उनको खतरात लाक ना हो, ये अब जिम्मेदारी है। और इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी डिफेंस को खत लिख दिया है, इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को, सेक्रेटरी दाखिला को जो है वो खत लिख दिया है। सारी बात है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट करनी है। वो इवन को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है पेशावर वाले, उनको कहा है कि आप इस हवाले से हंगामी तौर पर चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करके तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम यकीनी बनाएं, उसके बाद ही जाके इलेक्शन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। मियां नवाज शरीफ का थोड़ा सा एक डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये कि मुल्क में इतना कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है पार्टीज़ के अंदर इधर उधर, लेकिन वो बिल्कुल खामोश नज़र आ रहे हैं। सो इसकी क्या वजह है? मीन आपको लगता है कि सियासत से वो थोड़ा दूर रहना चाह रहे हैं या फिर बीमारी की वजह भी हो सकती है ना? नहीं, अभी इरफान सिद्दीकी साहब की वफात के बाद उनके वहाँ पर वो फातिहा खाने के लिए गए थे। नवाज शरीफ साहब अभी हाल ही कितना भी है, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का भी इंतकाल हुआ है, तो वो मंजर से गायब थे, कहाँ मंजर पर है? बात कोई नहीं करे ना। हाँ, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गुफ्तगू कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब का अपना एक स्टाइल है, वो लोगों के कहने के ऊपर कभी बयान नहीं देंगे। आप लोग कहते रहेंगे मियाँ साहब क्यों खामोश है, मियाँ साहब क्यों खामोश है, मियाँ साहब की जब मर्जी होगी वो तब भी बात करती हैं। ही हैज सीन देयर, मतलब ही हैज सीन एवरीथिंग। वो मतलब 2 मरतबा वज़ीर-ए-आला रहे हैं, 2 मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने जनाब सारी ऊंच नीच देखी हुई है ज़िंदगी में। उनके कद का कोई लीडर नहीं है पाकिस्तान में। नवाज शरीफ साहब को इंटरनेशनली भी काफ़ी रिकग्नाइज किया जाता है और बड़े वेल रिस्पेक्टेड हैं। तो नवाज शरीफ साहब गुफ्तगू करेंगे तभी, बयान देंगे तभी जब उनका दिल करेगा। जब से नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए हैं, उन्होंने ऑन कैमरा अभी तक सिर्फ एक ही सहाफ़ी से बातचीत की है मेरे साथ। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने किसी बंदे से बात नहीं की। हाँ, बरखा दत्त आई थी, उन्होंने उनसे जाकर ऑफ कैमरा मुलाकात की थी, ऑन कैमरा नहीं मिला। ऑन कैमरा नहीं, तो ऑन कैमरा उन्होंने बात की है, वो सिर्फ मेरे साथ बात की है एक बात। थैंक यू वेरी मच मियां साहब, और आपने मतलब यू वर काइंड इनफ कि आपने बात मुख्तसर से बात की है कि सवाल का जवाब दिया, लेकिन वो मेरे साथ बातचीत की। दूसरा बरखा दत्त के साथ जो उनकी हुई, तो मैं ये कहूँगा मियां साहब ये कोई बताएं मरीम नवाज शरीफ साहिबा को भी कि टाइम दें, मेरे साथ भी ऑन कैमरा बातचीत करें। वो उनके साथ बात करना चाह रहे हैं आप? जी, मैं करना चाह रहा हूँ। अच्छा, चलें, मुझे बताएं, ये सुहेल आफरीदी के बाद लग तो ऐसा रहा है कि जैसे इमरान खान की जो मकबूलियत थी उसमें थोड़ा बहुत शायद इजाफा होता नजर आ रहा है। जैसे पिछले दिनों सारे मतलब चीज़ें अलहदा हो गई थी, डिफरेंट हो गया था ना पर्सपेक्टिव, सारा लोगों का, अवाम का पर्सपेक्टिव। अच्छा, बट अब सुहेल आफरीदी के बाद में दोबारा से वो पर्सपेक्टिव शायद मकबूलियत की तरफ जा रहा है इमरान खान की। तो आपको लगता है कि वाकई इमरान खान की मकबूलियत की तरफ जा रहा है और उसकी मकबूलियत वापस आ जाएगी अब दोबारा से वैसे? ये जो बातें होती है ना, ये एक डेड हॉर्स को जिंदा करने के लिए ये की जाती हैं। ही इज इररिलेवेंट नाउ। देखिए, बात ये है कि वो 14 साल के लिए कन्विक्शन हो चुकी है। अभी तो उनकी अपील लगनी है, अपील के बाद पहले उनकी सस्पेंशन लगनी है, सस्पेंशन जब रोटेशन टर्न आएगी उसके बाद फिर उनकी जो है ना वो अपील लगनी है। तो 14 साल की सेंटेंस है। ये इसमें ना इनकी जो है वो सस्पेंशन अप्रूव होगी और अपील जब लगनी है तो फिर हम देखते हैं। लेकिन मामला ये है कि जो फैसला है उनके खिलाफ वो बड़ा सख्त है और बड़ा उसमें झोल नहीं है। वो बिल्कुल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया गया है। इद्दत केस की तरह या तोशाखाना 1 की तरह उस केस को नहीं किया गया। नासिर जावेद राना साहब ने बड़ी जबरदस्त जजमेंट भी लिखी है और बड़ा यानी कानून के मुताबिक वो फैसला दिया है। उन्होंने कोई ना उनको ज्यादा खींचा है ना उनको ज्यादा ढील दी है। अच्छा, 190 मिलियन पाउंड जो है वो बड़ा वाज़ेह मामला था कि जो यानी नेशनल एक्सचेकर के अंदर आना था पैसा, जो कि नेशनल ट्रेजरी के अंदर पैसा आना था, कौमी खजाने में आना था, वो मलिक रियाज की लाइबिलिटी के अंदर एडजस्ट करा दिया था उन्होंने। तो ये करप्शन थी, करप्ट प्रैक्टिस थी और बेसिकली मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का मामला है। तो इस केस के अंदर इमरान अहमद नियाजी जो है वो मुझे बाहर आते दिखाई नहीं देते। और इससे इस मामले के अंदर भी ये तो हो ही रहा है। तो अभी जो दूसरा ट्रायल जो अपने कंक्लूड हो चुका है तकरीबन, तो उसमें भी उनको जो है वो तोशाखाना 2 के अंदर उसके अंदर भी उनके लिए जो है वो मामलात खासे सख्त हो सकती है। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि नजर नहीं आ रहा कि वो बाहर आएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि जाहिर उनके ऊपर इतने सारे केसेस हैं और इतनी सारी चीजें हैं जो कि उनको प्रूव करनी है। इस सब के बावजूद अलीमा खानम अक्सर ये कहती है कि उनको डील्स की ऑफर होती हैं और उनको ये कहा जाता है कि मुल्क से बाहर चले जाएं, और मैं खुद भी कहती हूँ कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। तो इसमें कितनी सदाकत है? वो खुद कहती हैं बाहर चले जाओ, लेकिन तो वो बाहर कैसे जाएं? अगले भेजते नहीं है ना जी। वही तो मैं कह रही हूँ, वो बाहर निकलेंगे तो अगला भेजता कोई नहीं है, डील इनको ऑफर कोई हुई नहीं है। एक दफा सजेशन था अलीमीन गंडापुर का कि जी हम बात करते हैं कि आपको बनीकाला शिफ्ट कर देते हैं। तो ये अलीमीन का एक ख्वाहिश थी, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि
ना खैबर पख्तूनख्वा ना बनी गाला, कप्तान ने रहना है सिर्फ अडयाला। यही तो आपने राइम पोएम बना दी है। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बिकॉज यही चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस करी थी। पॉडकास्ट का वक्त खत्म हुआ है, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।